फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिस्कशन कल एक्स पर हो रहा था। इस पर ज़्यादातर लोगों का ध्यान जो है वो नहीं गया, पर बहुत अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर रखे गए थे और इसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम पहले डिस्कस करेंगे यहाँ पर जो बातें रखी गई उनको, फिर इसमें हमारा एनालिसिस क्या है और लास्ट में यहाँ पर कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो जो पॉइंट उठाया गया था ये एक्स अकाउंट आर्यन वॉरलॉर्ड द्वारा उठाया गया था। तो ये काफ़ी हद तक हमारे भी पास्ट के कमेंट्स से अलाइन करता है, जहाँ पर ये जस्टिफाई कर रहे थे कि ये क्यों रफाल के एक्विजिशन और इंडिया प्रोडक्शन को सपोर्ट करते हैं। ये चीज़ हमने भी पास्ट में कही है कि इंडिजिनस प्रोग्राम ज़रूरी है, पर कैपेबिलिटी मेंटेन करना भी ज़रूरी है और MRFA का कंक्लूजन भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझाते हुए इनके द्वारा बताया गया कि अभी इंडियन एयरफोर्स के पास जितने एक्टिव स्क्वाड्रन है और उसमें जितने एयरक्राफ्ट हैं वो कुल मिला जुला कर 607 है, जिसमें से कई प्लेटफॉर्म रिटायरमेंट की कगार पर हैं और आपको आज से 10 साल बाद यानी कि 2035 तक इनमें से 275 जेट्स हटाने पड़ेंगे या फिर रिटायर करने पड़ेंगे। तो आपके पास खाली 332 एयरक्राफ्ट बचेंगे और इनके रिप्लेसमेंट के तौर पर अभी तक जो क्लियर कट एयरक्राफ्ट हम लेने वाले हैं इसमें 180 तेरस मार्क 1A है, जो कि 83 पहले बैच के तेरस मार्क 1A को इंक्लूड करते हैं और अभी जो 97 तेरस मार्क 1A की डील साइन होनी है उसको इंक्लूड करते हैं। ऑल्दो ये बात हम क्लियर करते हैं कि जो पहली 83 तेरस मार्क 1A की डील थी उसमें 10 जो है ये ट्रेनर थे, तो खाली 73 ही तेरस मार्क 1A स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट हैं। तो इसके बाद भी आपको करीबन 95 एडिशनल एयरक्राफ्ट चाहिए आज की फीट जो है उसके नंबर्स को मैच करने के लिए। और उसके बाद जो 42 स्क्वाड्रन का गोल रखा गया है जिसके लिए करीबन 756 टोटल एयरक्राफ्ट चाहिए होंगे। तो 180 तेरस मार्क 1A अगर समय पर डिलीवर हो जाते हैं उसके बाद टोटल नंबर 512 पहुंचेगा। उसके बाद भी हमें करीबन 300 एयरक्राफ्ट एडिशनल चाहिए होंगे। तो तेरस मार्क 2 2030 के बाद मोस्ट लाइकली आएंगे और 2035 के पहले जो 300 एयरक्राफ्ट हमारे पास कम है उसको मेंटेन करने के लिए हमें पैरेलल में दूसरे प्लेटफॉर्म लेने पड़ेंगे और इसलिए 114 रफाल का केस बनाया जाता है, जो कि अगर इनके साथ आएंगे तो तेरस मार्क 2 के साथ मिलाकर जो रिक्वायर्ड नंबर है वहाँ तक हम पहुँच पाएंगे। आमका की बात यहाँ पर इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि वो 2035 के बाद आएगा जब हमें आमका से पुराने Su-30 MKIs को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आमका का आना जो अवेलेबल फ्लीट है उसमें कोई एडिशन नहीं होगा, बल्कि जो एयरक्राफ्ट उस समय रिटायर होने की कगार पर होंगे जो कि Su-30 MKI के ओल्ड वेरिएंट्स होंगे उनका ये रिप्लेसमेंट होंगे। तो एक काफ़ी फेयर पॉइंट यहाँ पर रखा गया। मेन चीज़ अगर आप यहाँ से उठाएंगे तो वो ये है कि तेरस मार्क 1A के बाद आपको करीबन 300 एडिशनल एयरक्राफ्ट चाहिए और वो भी काफ़ी शॉर्ट पीरियड में चाहिए, यानी कि इस डेकेड के ख़त्म होने से पहले। तो इसलिए अगर तेरस मार्क 2 का प्रोडक्शन 2030 के बाद स्टार्ट होता है तो आपको उनका प्रोडक्शन रेट काफ़ी हाई रखना पड़ेगा, एटलीस्ट 30 एयरक्राफ्ट पर ईयर तक का पहुंचाना पड़ेगा, तब जाकर 2035 से पहले जो 7 स्क्वाड्रन एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं मे भी उससे ज़्यादा ये सर्विस में आ पाएँ। तो MRFA का क्लियर केस यहाँ पर एग्जिस्ट करता है और ये किसी भी इंडिजिनस प्रोग्राम को अफेक्ट नहीं कर रहा है। कैपेबिलिटी आपको मेंटेन करनी ही पड़ेगी, इसलिए नंबर्स आपको मेंटेन करने ही करने हैं। आज जैसे सिचुएशन आप फ्यूचर में नहीं चाहेंगे। तो एयरफोर्स भी इस चीज़ को लेकर क्लियर है कि एडिशनल एयरक्राफ्ट हमें चाहिए और ये मोस्ट लाइकली रफाल ही होंगे। इसके सिग्नल्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेवी ने भी अब इनको ऑर्डर किया है और इन प्लेटफॉर्म को ज़्यादा इंडिजनाइज करने पर भी नेगोशिएशन चल रहा है, साथ में MRO फैसिलिटी और इस एयरक्राफ्ट के सिग्निफिकेंट पार्ट्स की लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी इनिशिएट करी जा रही है, जो कि इसी डायरेक्शन पर इशारा करती है। तो ये एक काफ़ी फेयर पॉइंट था और इस पर हमने भी पास्ट में चर्चाएं करी हुई हैं, लेकिन इसमें एक और काफ़ी अच्छा पॉइंट ऐड किया गया जो कि एक्स अकाउंट IXG गाय द्वारा किया गया। तो इनके द्वारा ये कहा गया कि हम यूजुअली सोचते हैं कि एक पुराना एयरक्राफ्ट जाता है तो उसके बदले में एक नया एयरक्राफ्ट आना चाहिए और इसी तरीके से हम कैपेबिलिटी को मेंटेन रख सकते हैं। और जो हम दिमाग में नहीं रखते वो ये है कि समय के साथ साथ कोई भी फ्लीट है ये वीक होती चली जाती है, सर्विसिबिलिटी रेट और मिशन कैपेबिलिटी रेट भी अफेक्ट होता हुआ चला जाता है। तो ये बहुत फेयर पॉइंट है और उन्होंने एग्जांपल के थ्रू भी समझाया कि कैसे कोई भी एयरक्राफ्ट की फ्लीट समय के साथ साथ अफेक्ट होती है और इनका जो फ्लीट अवेलेबिलिटी रेट है, सर्विसिबिलिटी रेट है, ये अफेक्ट होता है। और क्योंकि इंडियन एयरफोर्स आज कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल कर रही है जिनकी मैन्युफैक्चरिंग और सपोर्ट बंद हो चुका है, तो हमको पुराने एयरक्राफ्ट यूज़ करने पड़ते हैं बचे हुए एयरक्राफ्ट के अवेलेबिलिटी रेट को सुधारने के लिए। तो जो फ्लीट अवेलेबिलिटी रेट हमारे पास पहले था वो अभी नहीं है। तो खाली नंबर्स यहाँ पर मैटर नहीं करते, एक बार में आपके पास कितने एयरक्राफ्ट अवेलेबल है जो कि फ्लाई कर सकते हैं ये मैटर करता है। और विंटेज फ्लीट के साथ ये इश्यूज आते हैं, ना ही जैगुआर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, ना ही मिराज 2000s और ना ही MiG-29s। तो ये चीज़ तभी सुधर सकती है अगर जो प्लेटफॉर्म आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप लोकली मैन्युफैक्चर करें, तभी आप इनके सपोर्ट को प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रॉपर अपग्रेड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं और फ्लीट को मेंटेन करते हुए रख सकते हैं। तो ये भी एक बहुत फेयर पॉइंट है और शोकेस करता है कि खाली
पेपर के जो नंबर्स हैं वो मैटर नहीं करते हैं, उनसे ज़्यादा भी यहाँ पर चीज़ें इन्वॉल्व हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और इसलिए आत्मनिर्भरता यहाँ पर ज़रूरी है। तो ये एक फेयर पॉइंट है, लेकिन किसी भी फाइटर प्लेटफॉर्म के इम्पोर्ट के अगेंस्ट में है। आप लोग यहाँ पर कहेंगे कि आप पहले सपोर्ट कर रहे हैं कि रफाल को लिया जाए और इस पॉइंट को भी सपोर्ट कर रहे हैं जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कोई चीज़ इम्पोर्ट ना करी जाए। पॉइंट यहाँ पर यही है, कोई भी एयरक्राफ्ट अगर आज हम लेते हैं तो वो डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं होना चाहिए। रफाल के केस में ये हमें इंश्योर करना ज़रूरी है कि इनका डायरेक्ट इंपोर्ट ही ना हो, बल्कि इनकी प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो। और Su-30 MKI वाला भी केस ना हो कि कुछ पार्ट्स हमें रशिया से ही मंगवाने पड़ते हैं, वो चीज़ यहाँ ना हो, कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो। तो अगर कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग TOT के साथ हम इनको इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं तभी ये प्लेटफॉर्म सेंस बनाते हैं। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि इनको हम इंडिजनाइज करने की कोशिश पहले से ही कर रहे हैं और जो मेन एवियोनिक्स हैं उनको रिप्लेस करके इंडिजनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। वेपन पैकेज भी इंडिजनाइज किया जा रहा है, इवन एवियोनिक्स को भी इंडिजनाइज करने पर चर्चाएं चल रही हैं। साथ में इनके जो इंजन्स हैं उनको तक हम इंडिया में बनाएं ताकि इन प्लेटफॉर्म को लेकर भी हमें फ्रांस पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े और इनकी फ्लीट को हम अकेले ही सस्टेन कर पाएं। तो इस कंडीशन में ही हमें MRFA के अंतर्गत रफाल को कंसिडर करना चाहिए। ये चीज़ फ्रांस के लिए भी अच्छी है क्योंकि रफाल काफ़ी डिमांड में प्लेटफॉर्म है, तो अकेले उन पर लोड नहीं आएगा। एडिशनल प्रोडक्शन लाइन उनको सपोर्ट ही करने वाली है। साथ में इनके जो दूसरे ऑपरेटर्स हैं उनके भी फ्लीट सस्टेनमेंट में ये चीज़ हेल्प करेगी। तो इस केस में ही हमें रफाल के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पर दोनों पॉइंट से अग्री करते हैं, क्योंकि जो पॉइंट बाद में रखा गया वो बिल्कुल फेयर है। इसलिए आत्मनिर्भरता ज़रूरी है, लेकिन जैसा कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं ये एक दिन का काम नहीं है। अगर आप हर जगह ये कहेंगे कि हम खाली इंडिजिनस इक्विपमेंट लेंगे तो आपको वहाँ पर समय देना पड़ेगा, और जिस तरीके की आपकी अभी हालत चल रही है आप उस कंडीशन में नहीं है। ये तब हो सकता है जब आपकी सिचुएशन अच्छी हो। तो जो बेस्ट केस सिनेरियो है वो यही है कि अगर आप इम्पोर्ट भी कर रहे हैं तो वहाँ ये इंश्योर करें कि उस इम्पोर्ट को आप लोकली सस्टेन कर पाए। बाकी अब यहाँ पर एक और सवाल उठेगा कि अगर 42 स्क्वाड्रन आप इस तरीके से लेने वाले हैं तो एडिशनल 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म जो बीच में स्टॉप गैप के रूप में लेने की बात चल रही है वो कहाँ जाएगा। तो ये बात हम आपको पहले यहाँ पर क्लियर कर दें कि ये जो 42 स्क्वाड्रन संख्या को मेंटेन करने की बात करी जा रही है ये एक्चुअली काफ़ी पहले रिक्वायरमेंट सामने रखी गई थी। एक्चुअल में जो करंट रिक्वायरमेंट है वो इससे ज़्यादा स्क्वाड्रन्स की है। तो ये रिक्वायरमेंट एक्चुअल में कितने स्क्वाड्रन्स की है, तो ये 45 से ऊपर ही है। अब ये कितनी ऊपर है इस पर फिलहाल हम कोई नंबर थ्रो नहीं करेंगे। तो अगर करीबन 2 से 3 स्क्वाड्रन स्टॉप गैप के रूप में 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म ले भी लिए जाते हैं तब भी आपकी स्क्वाड्रन संख्या 2035 तक 45 के आसपास पहुंचेगी, अगर आप जो नंबर्स बताए गए हैं उस नंबर्स में एयरक्राफ्ट्स को लेते हैं। IFG द्वारा इसीलिए कहा जा रहा है कि हमें कम से कम 40 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से एयरक्राफ्ट इंडक्ट करने हैं, और ये एक्चुअली आज होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पा रहा है। तो MRFA और ये जो स्टॉप गैप 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म देखे जा रहे हैं ये मोस्ट लाइकली आपका लास्ट इंपोर्ट होगा फाइटर प्लेटफॉर्म को लेकर। इनके पैरेलल में ही आप इंडिजिनस एयरक्राफ्ट को सर्विस में इंडक्ट कर रहे होंगे और उसके बाद आपके सारे इंडिजिनस ही होंगे। तो जैसा कि टॉपिक है, सिचुएशन जैसी दिखाई देती है फिलहाल उससे ज़्यादा ख़राब है, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी भी देती है जिसके अंतर्गत ये इंडियन एयरफोर्स को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देगी, क्योंकि आपको सारे इंपोर्टेड प्लेटफॉर्म इंडिजिनसली बिल्ड प्लेटफॉर्म से रिप्लेस करने की सहूलियत देगी। तो ट्रू सेंस में एयरफोर्स को आत्मनिर्भर बनाएगी। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।